तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज संडे है और ऑर्गेनन डे है। डेट हो गई है 14 सितंबर 2025 और ऑर्गेनन में जो है हमारा एफोरिज्म नंबर 171 तक हो गया था और इस तरह से हमारा 162 से लेकर के अमितपाल भाई, डॉक्टर धीरेन्द्र सर 162 से लेकर के 171 तक का वो वाला पार्ट जिसमें हनीमैन साहब ने ये बताया कि अगर आपके पास मेडिसिन की संख्या कम है तो फिर आप किस तरह से अपने ट्रीटमेंट करते हुए अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अमित भाई अब सेकंड जो ग्रुप है पेज नंबर 28 पे कंटेंट में बता रहे हैं 172 से लेकर के एफोरिज्म 184 तक जो है बताया जाएगा कि रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विच विद टू फ्यू सिम्टम्स, जैसा कह रहे हैं वन साइडेड डिजीजेज। तो दो प्रॉब्लम थी बेसिकली जो यहाँ डिस्कस की जा रही हैं अभी, मतलब दूसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो और बहुत सारी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दिक्कत ये आई फिर, जब पहली दिक्कत तो ये थी कि मेडिसिन की संख्या पूरी नहीं थी, तो दूसरी दिक्कत ये समझ में आई कि कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जहां पर कुछ एक ही सिम्टम मिलते हैं, बहुत कम सिम्टम मिलते हैं अमित भाई, उनकी टोटलिटी नहीं बन पाती पूरी, तो उनको हनीमैन साहब ने कहा वन साइडेड डिजीज। पहली बात तो वन साइडेड डिजीज वो होते हैं जिनकी कंप्लीट पिक्चर नहीं बन पाती टोटलिटी के आधार पर, कोई एक दो सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है और वो दूसरों को सबसाइड किए हुए रहता है। तो 172 से लेकर के 184 तक ये बताएंगे कि इस तरह के डिजीज को फिर आप कैसे ट्रीट करोगे। तो 172 फुट एफोरिज्म में चलते हैं, 227 पेज पे है। कह रहे हैं ए सिमिलर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ द क्योर अकर्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बीइंग टू फ्यू, दैट्स लाइक कह रहे हैं ए सर्कमस्टांस दैट डिजर्व्स आवर केयरफुल अटेंशन, for by its removal almost all the difficulties that can lie in the way of this most perfect of all possible modes of treatment are removed, bracket में कह रहे हैं except that its apparatus of non-homeopathic medicine is still incomplete। डॉक्टर दीपशिखा भी आ गई क्या? अभी नहीं आई शायद। राम राम भाई, डॉक्टर आज आए। तो अब जब भाई 172 से लेकर के 184 में के खंड में पहला एफोरिज्म 172 में हनीमैन साहब कह के चल रहे हैं कि एक ठीक इसी तरह की मुश्किल आती है, ए सिमिलर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ द क्योर अकर्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बीइंग टू फ्यू। जिस तरह से पिछले वाले खंड में एक डिफिकल्टी आई थी कि उधर मेडिसिन की संख्या कम पूरी नहीं थी, तो इसलिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन को खोजना बड़ा मुश्किल होता था। ऐसे ही एक डिफिकल्टी आती है उन डिजीजेज में जिन डिजीजेज में सिम्टम्स जो हैं वो टू फ्यू होते हैं, कुछ एक सिम्टम्स ही होते हैं। टेस्ला कह रहे हैं ए सर्कमस्टांस दैट डिजर्व्स आवर केयरफुल अटेंशन। ये कैसी परिस्थिति होती है अमितपाल भाई कि यहाँ पर हमें और ज्यादा हम डिजर्व करते हैं हमारा केयरफुल अटेंशन, और ज्यादा ध्यान हमें यहाँ देना होता है। For by its removal almost all the difficulties that can lie in the way of this most perfect of all possible mode of treatment are removed। और भाई अगर आपने ये वाली डिफिकल्टी पे पार पा लिया, इस कठिनाई को आपने रिमूव कर दिया कि फ्यू सिम्टम्स अगर डिजीज है तो वहां कैसे क्योर करोगे, तो ये जो मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें से वो रिमूव हो जाएगी।
वो डिफिकल्टी फिर अगर आप जान लोगे ऐसा ऐसा करना, या फिर ये कह लो कि ये डिफिकल्टी को दूर करना बहुत जरूरी है अगर हम इस मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्योर करना चाहते हैं किसी को, तो हमें इस डिफिकल्टी को भी दूर करना बहुत जरूरी है। 173 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि द ओनली डिजीजेस दैट सीम टू हैव बट फ्यू सिम्टम्स एंड ऑन दैट अकाउंट टू बी लेस एमिनेबल टू क्योर are those which may be termed one-sided because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all the others. The only disease that seems to have but few symptoms, इसमें वो डिजीज है केवल जिसमें ऐसा दिखाई देता है, जिसमें होते तो हैं लेकिन कुछ एक सिम्टम्स ही होते हैं, एंड ऑन दैट अकाउंट टू बी लेस एमिनेबल टू क्योर, और इस हिसाब से उनके क्योर होने की गुंजाइश कम रहती है इस कमी की वजह से। आर दोज विच मे बी टर्म्ड वन साइडेड, और ये वो हैं जिनको टर्म दी गई है वन साइडेड डिजीज। और ये क्यों कम गुंजाइश रहती है इनको क्योर होने की? बिकॉज दे डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर। या फिर इन्हें वन साइडेड क्यों कहा? वन साइडेड इसलिए कहा क्योंकि इनमें एक या दो प्रिंसिपल सिम्टम ही डिस्प्ले होता है मितपाल भाई, और वो सिम्टम दूसरों को ऑब्सक्योर कर देता है, दूसरों को धुंधला कर देता है, दूसरों को सबसाइड करके रखता है। They belong chiefly to the class of chronic diseases। और मजे की बात कह दी कि ये वन साइडेड डिजीज जो हैं ये मुख्य रूप से ये क्रॉनिक डिजीज की क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये एक्यूट नहीं होते। 174 में कह रहे हैं एनीमैन साहब के देयर प्रिंसिपल सिम्टम में बी आइदर एन इंटरनल कंप्लेंट, ब्रैकेट से बाहर ही पढ़ूंगा, और इट मे बी एन अफेक्शन मोर ऑफ एन एक्सटर्नल काइंड। और इंटरनल कंप्लेंट को कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ए हेडेक ऑफ मेनी इयर्स ड्यूरेशन, ए डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, एन अनसेंट कार्डेल्जिया एटसेट्रा, जो ये इंटरनल कंप्लेंट के रूप में बता रहे हैं। कह रहे हैं ये जो प्रिंसिपल सिम्टम है इन डिजीजेज का, या तो ये इंटरनल कंप्लेंट के रूप में मिलेगा या फिर एक्सटर्नल काइंड के रूप में मिलेगा। और इंटरनल कंप्लेंट के रूप में मिलेगा कि कई सालों से भाई सिर दर्द रहता है इसको, कई सालों से लगातार इसको डायरिया बना रहता है, इसको बहुत पुराना दिल का दर्द रहता है साहब, एटसेट्रा। ये इंटरनल कंप्लेंट के रूप में मिल सकता है या तो, या इट मे बी एन अफेक्शन मोर ऑफ एन एक्सटर्नल काइंड, या फिर ये बाहर का कोई प्रकार का कोई अफेक्शन होगा। जैसे बहुत लंबे समय से एक्जिमा है चमड़ी पे, बहुत लंबे समय से स्किन कंप्लेंट हो गई, सोरियासिस है, बहुत लंबे समय से कोई ग्रोथ है ना, कोई एक्सटर्नल, बहुत लंबे समय से डिस्चार्ज जा रहा है, ऐसे ये है। कह रहे हैं डिजीजेज ऑफ द लेटर करेक्टर आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेम ऑफ लोकल मेलेडीज। और ये जो बाद वाला है दूसरा जो एक्सटर्नल काइंड के जो अफेक्शन है अमितपाल भाई, इनको हैनीमैन साहब ने लोकल मेलेडीज का भी नाम दिया। अगर लोकल मेलेडीज क्या होती हैं ये हमें जानना हो तो ये वो अफेक्शंस हैं क्रॉनिक डिजीज के जो एक्सटर्नल काइंड के हैं। बेसिकली स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज कह लो, लोकल मेलेडीज जो बाहर के करेक्टर के। स्किन डिजीज इसमें सबसे पहले समझ में आ रहे हैं दोस्त, बाकी तो कोई डिस्कलरेशन हो सकता है बहुत पुराना,
कोई ग्रोथ हो वाट सकती है, कोई एक्जोस्टोसिस हो सकता है अमित। वाट्स हो सकते हैं, फिशर हाँ है, है, हाँ हाँ। मॉल्स हो गए, मॉल्स हो सकते लाइपोमा। हैं, टेराटोमा हो सकता है, हिमेंजियोमा हो सकता है जो बाहर से दिखता है ना भाई। सर कंजक्टाइवा में भी सफर कर सकता है ना, कंजक्टाइवा इसकी हमेशा लाल लाल सी रहती है हाँ बहुत ये भी टाइम से। एक्सटर्नल दिख रहा है, ये भी एक्सटर्नल काइंड को भी प्रकट कर रहा है। तो और बस पॉइंट यह समझने का डॉक्टर श्रेय ये है कि ये जो बाहर से दिखने वाले बाहर के जो अफेक्शंस हैं, इनको एक नई टर्म और दे दी है नीमन साहब ने कि ये होती है लोकल मेलेडीज। लोकल मेलेडीज वो नहीं होती जो इंटरनल कंप्लेंट है। यहाँ उन्होंने लेटर करेक्टर बोला ना, डिजीज ऑफ द लेटर करेक्टर। लेटर मतलब बाद वाले जो करेक्टर है, जो एक्सटर्नल काइंड के अफेक्शन है, उनको जनरली डिस्टिंग किया जाता है लोकल मेलेडीज का नाम दे करके। ऐसा भाव आ रहा है यहाँ 175 में कह रहे हैं नीमैन साहब कि इन वन साइडेड डिजीजेज ऑफ द फर्स्ट काइंड इट इज ऑफन टू बी एट्रीब्यूटेड टू द मेडिकल ऑब्जर्वर्स want of discernment that he does not fully discover the symptoms actually present, which would enable him to complete the sketch of the portrait of the disease. Discernment का मतलब होता है एबिलिटी टू जज वेल, जजमेंट लेने की क्षमता को डिसर्नमेंट बोलते हैं। कह रहे हैं ये जो वन साइडेड डिजीज जो पहली प्रकार के हैं, कौन से, जिनमें इंटरनल कंप्लेंट्स मिलती हैं, हेडेक मैनी ईयर्स का, डायरिया बहुत लंबे समय का, अनसेंट कार्डेल्जिया एटसेट्रा, और भी कोई हो सकती है, वो प्रकार डिजीज की, वन साइडेड डिजीज की जिसमें इंटरनल कंप्लेंट मिलती हैं, इट इज ऑफन टू बी एट्रीब्यूटेड टू द मेडिकल ऑब्जर्वर्स वांट ऑफ discernment that he does not fully discover the symptoms actually present, which would enable him to complete the sketch of the portrait of the disease. अक्सर ये मेडिकल ऑब्जर्वर के एक ऐसे गुण की जरूरत होती है, ऐसी क्वालिटी की जरूरत होती है, उसकी स्पेशल क्वालिटी वाला होना चाहिए, एक तरह से उसकी और ज्यादा एबिलिटी टू जजमेंट मांगती हैं ऐसे डिजीज। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो फुली डिस्कवर नहीं करेगा, उसके अगर नहीं होगा अच्छे से डिसर्निंग बंदा, ये जो सिम्टम्स हैं जो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं ये फुली डिस्कवर तो होते नहीं, क्योंकि ये इंटरनल है, बाहर वाले को तो कोई भी पहचान ले अमित, लेकिन जो अंदर वाली जो इंटरनल कंप्लेंट को पकड़ना के लिए एक खास योग्यता की जरूरत होती है ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर के अंदर एक खास योग्यता होनी चाहिए जो उसे योग्य बना सके, उसे सक्षम बना सके पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज के स्केच को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ऑब्जर्वर दो तरह के काम कर सकता है, बाहर से देख के डायग्नोसिस बना रहा है या उसके इंटरनल कंप्लेंट को सही से समझ के। जो जितने भी रूब्रिक बना रहे हैं आज की डेट में मलिक सर केस को, ये इंटरनल वही तो है अमित भाई, ये डिसर्नमेंट तो है, जिसको हम कुछ और कहते हैं वो कुछ और इंटरप्रेट करते हैं एग्जैक्ट वे में। बाहर वाले को तो हम भी कह देते हैं, वो भी कह देते हैं हाँ साहब ये एक्जिमा है, ये सोरियासिस है, लेकिन किसी बंदे की जो इंटरनल कंप्लेंट आती है पूरे केस में से, वो जब उसको इंटरप्रेट करते हैं समझते हुए, वो पूरी कहानी पलट जाती है जो हम सोच रहे होते हैं उससे, और वही निकलती है फिर। तो ये उनका डिसर्नमेंट है, उनका एबिलिटी टू जजमेंट है, जो धीरे धीरे हम लोगों में पनपता है, हम लोगों में आता है जैसे जैसे हम मेहनत करते हुए पुराने होते चले जाते हैं। इसके लिए वो कहते हैं ना, कैंट साहब कहते हैं लेसन राइटिंग में, हाँ, कि जैसे आप बढ़ते जाते हो तो आपको इस साइंस के प्रति और जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा जानते जाओगे उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती जाएगी आपके कंधों पे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। ये आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको और ज्यादा होता जाएगा जितनी आपको नॉलेज होती है, और हो नहीं रहा,
भाई अमितपाल एक जी। बात सुनो, आज से 10 साल पहले हम 3 खुराक, और जो हमसे भी दूसरे भाई थे, और हम खुद पेटेंट 2010 से पहले हम बेधड़क दे जी। देते थे। और मान लो जी। 3 खुराक दे देते थे। कोई बंदे तो उसमें एक ड्रम की बना करके उसमें बेलाडोना, ब्राइनिया, कैलकेरिया सुबह दोपहर शाम कर देते थे। और जी। अब हम सिंगल ग्लोब्यूल्स को भी साइज कम करने की उसमें रहते हैं। हमें बिल्कुल। उसकी बीमारी बढ़ ना जाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा आ गई हमारे कंधों पे, क्योंकि हमें नॉलेज हो गई कि ओवरडोज बिल्कुल। क्या करती है। तो जैसे हमें नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारी जिम्मेदारियां भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ती जाती हैं दोस्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आज कोई अगर हमें, आपको, या और जो अब हम इससे सीख रहे हैं, कोई ये कह दे डॉक्टर दीपशिखा कि तुम ये ना सुबह दोपहर शाम खानी है आपको लगातार ब्राइनिया या कैलकेरिया 1 हफ्ते तक, या जो हमारे सामने जो ड्रॉप्स आती हैं, ड्रॉप में ले आते हैं कि साहब ड्रॉप खरीद रखी है। अभी मेरे पास आया परसों तरसों एक मरीज, उसने पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी, 3-4 सीसी दिखाई मुझे उसमें अपने मोबाइल में कि साहब एसिड फोर्स बताइए, ये फलानी बताइए, दिखानी बताइए, और ये सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद बताई है। मैंने उस पर यूट्यूब पे सुना था। तो ये वो लोग हैं जिनको जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं कि अगले को कितना नुकसान हो सकता है, या कोई सी फायदा करेगी या नहीं करेगी। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता जाता है, जो कैंट साहब ने कहा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 176 पढ़े। जी। 176 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि देयर आर हाउएवर स्टिल ए फ्यू डिजीजेज विच आफ्टर द मोस्ट केयरफुल इनिशियल एग्जामिनेशन को केस टेकिंग की बात कही है इन्होंने, एफोरिज्म 84 से एफोरिज्म 98 तक जो बताया गया इनिशियल एग्जामिनेशन। present but 1 or 2 severe violent symptoms while all the others are but indistinctly perceptible. हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि देयर आर हाउएवर स्टिल ए फ्यू डिजीजेज, कुछ एक डिजीज फिर भी ऐसे हैं कि जब हम मोस्ट केयरफुल इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, हम पूरी केस टेकिंग भी कर लेते हैं अच्छे से, तो हम ये देखते हैं कि 1 or 2 सीवियर वायलेंट सिम्टम्स निकल के आ रहा है बार बार, जबकि दूसरे सिम्टम्स उसके केस टेकिंग में जो आए हैं वो इंडिस्टिंक्टली परसेप्टेबल है, वो क्लियरली परसेप्टेबल नहीं है, वे धूमिल धूमिल से हैं। पूरी केस टेकिंग में 1 या 2 सीवियर वायलेंट सिम्टम्स जो है वो अपनी जगह बनाए रखता है आखिर तक। फिर कह रहे हैं कि इन 177 में कह रहे हैं एफोरिज्म में कि इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली सच ए केस एज दिस which is of very rare occurrence, we are in the first place to select, guided by these few symptoms, the medicine which in our judgment is the most homeopathically indicated. अब ये जो कुछ ऐसे डिजीज आ जाते हैं केस टेकिंग के दौरान जिनमें 1 या 2 सीवियर वायलेंट सिम्टम्स ही अपनी जगह बनाए रखता है और दूसरे इंडिस्टिंक्टली परसेप्टेबल रहते हों, ऐसे केस में हैनीमैन साहब 177 फुट एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इनमें सफलता से आगे बढ़ने के लिए, इनमें मोस्ट सक्सेसफुली अपना काम करने के लिए ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि विच इज ऑफ वेरी रेयर अकरेंस, जो कि ये बहुत ही रेयरली जो मिलती है ऐसी परिस्थिति जहां हम ऐसी दुविधा में फंसते कि जहां और कुछ दिखाई नहीं दे रहा 1-2 सिम्टम के अलावा। ऐसे केसेस में कह रहे हैं हैनीमैन साहब कि वी आर इन द फर्स्ट प्लेस टू सेलेक्ट, गाइडेड बाय दीज फ्यू सिम्टम्स, द मेडिसिन विच इन आवर जजमेंट इज द मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड। तो भाई ऐसे केस में हम क्या करें, हम सेलेक्ट कर लें अमितपाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा, एक ऐसी दवाई जो इन फ्यू सिम्टम्स के द्वारा गाइडेड हो रही हो, जो इन फ्यू सिम्टम्स को के हिसाब से जो दवाई बन पा रही हो, मेडिसिन हमारे जजमेंट के द्वारा, क्योंकि और तो कोई चारा है नहीं, ये जो फ्यू सिम्टम्स है इन्हीं को जो कवर कर रही हो दवाई, वो उस समय क्या जजमेंट मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मानते हुए हमें उसको देना चाहिए। वहां जबरदस्ती पूरी टोटलिटी को ना हम बना सकते, ना हमें वहां अटकना है जी।
डॉक्टर दीपशिका। अब अब मान लो ये जब हटेंगे तो दूसरे भी सामने आएंगे, फिर अब आगे ऑफोरिज्म में बताएंगे। कह रहे हैं आगे 178 में कि it will no doubt sometimes happen that this medicine selected in strict observance of the homeopathic law furnishes the similar artificial disease suited for the annihilation of the malady present। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं इसमें कोई शक भी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मेडिसिन आपने चुनी थी फ्यू सिम्टम्स के आधार पर, और चुनी थी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस के आधार पर, होम्योपैथिक नियमों के, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ होम्योपैथिक लॉ के आधार पर जो हमने सिलेक्ट करी थी। और ये स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द होम्योपैथिक लॉ क्या थे? हमने वो सिम्टम उठाया था जो पिक्यूलियर, अनकॉमन, मोस्ट स्ट्राइकिंग, और आज की डेट में कह रहे हैं जो मोस्ट सिफिलिटिक था। जो वो यदि हम स्ट्रिक्ट नियमों का पालन करते हुए होम्योपैथिक लॉ के अंतर्गत अगर हमने ये चुनी है तो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि कई बार ये सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज को प्रस्तुत कर देती है, तैयार कर देती है उस इंसान में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेलेडी जो प्रेजेंट है जिसे हमें एनिलेट करना है, उसी के सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज ये पैदा भी कर देती है शरीर में, भले चाहे हमने फ्यू सिम्टम के ऊपर ही सेलेक्ट क्यों ना करी हो। ऐसा भी होता है, बशर्ते आपने होम्योपैथिक लॉ को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस के तहत अपनाया हो यहां। And this is much more likely to happen when these few morbid symptoms are very striking, decided, uncommon and peculiarly distinctive, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। जो हम पहले कह गए बात आपस में वो ये कही है, ये जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ होम्योपैथिक लॉ है इसको तब मानेंगे जब हम, ये तब होगा ऐसा जब ये जो फ्यू मॉर्बिड सिम्टम्स हैं ये आप इनको पकड़ लो, इन्हें उठा लो, किस रूप में? वेरी स्ट्राइकिंग होने चाहिए, डिसाइडेड हो, अनकॉमन हो, पिक्यूलियरली डिस्टिंक्टिव हो। अगर ऐसा हम उठा लें, ऐसा सिम्टम ये मिल जाए हमें फ्यू सिम्टम्स के रूप में, तो फिर हमारी वही मेडिसिन एक तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाएगी, अब ऐसे कह लो, या एंटीसोरिक भी हो जाएगी, ऐसे कह लो, है ना दीपशिखा? जी जी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। और भाई ये तो बहुत ही अच्छी अप्रोच है, और ये मास्टर की अप्रोच है। क्यों? आज की डेट में दीपशिखा कोई भी कंप्लीट पिक्चर आ ही नहीं रही। क्रोनिक डिजीज का एक तो सिम्टम बिगड़ते बिगड़ते बहुत ही प्रोमिनेंट होकर आ रहा आज के दौर में, जब हम प्रैक्टिस में है। तो हम में से जो फिजिशियन इस चीज का मास्टर हो है, बल्कि कि जो स्ट्राइकिंग, डिसाइडेड, अनकॉमन, पिक्यूलियर, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ लेता है, तो फिर वो हमसे बहुत ज्यादा आगे रिजल्ट ले रहा है। और हमारे मलिक सर हमारे ये बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल है ये। ठीक है भाई, तो ये था 178। 179 में कह रहे हैं हनीमैन साहब कि मोर फ्रीक्वेंटली हाउएवर द मेडिसिन फर्स्ट चूजन इन सच ए केस विल बी ओनली पार्शियली। अब देखो ये तो एक एक्सेप्शन सा बताया था, बहुत ही अद्भुत बात बताई थी 178 में, लेकिन आमतौर पे क्या होता है जनरली, अब वो बताएंगे। जब ऐसा हम फ्यू सिम्टम्स पे सेलेक्ट कर लेते मेडिसिन को, तो अक्सर जो आम तौर पे होता है वो क्या होता है, कह रहे हैं मोर फ्रीक्वेंटली हाउएवर the medicine first chosen in such a case will be only partially, that is to say not exactly suitable, as there was no considerable number of symptoms to guide an accurate selection। तो वैसे देखो आमतौर पे प्रैक्टिकली जनरली ये होता है ज्यादातर कि ये जो हमने मेडिसिन चुनी होती है ये पार्शियली होती है केवल। कहने का मतलब है ये एग्जैक्टली सुटेबल नहीं होती। और क्यों नहीं होती? एज देयर वाज नो कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिम्टम्स टू गाइड एन एक्यूरेट सिलेक्शन,
क्योंकि कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिम्टम तो मिला ही नहीं हमें यहाँ इस केस में जो हमें गाइड करे एक्यूरेट सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए ये ज्यादातर पार्शियली ही होती है। 180 में कह रहे हैं कि इन दिस केस द मेडिसिन which has been chosen as well as was possible but which for the reason above stated is only imperfectly homeopathic will in its action upon the disease that is only partially analogous to it। अब इन केसेस में जो मेडिसिन हमने चुनी है, जो चुनना संभव था, किस कारणों से, ऊपर बताए हुए कारणों से जो संभव था चुनना, केवल इम्परफेक्टली होम्योपैथिक होगी। ऊपर के कारणों से, पूरे सिम्टम्स के ना मिलने की वजह से इम्परफेक्टली, केवल इम्परफेक्टली होम्योपैथिक होगी। विल इन इट्स एक्शन अपॉन द डिजीज दैट इज ओनली पार्शियली एनालोगस टू इट, और ये एक्शन इसका डिजीज के ऊपर पार्शियली होगा, केवल वहीं जो जो सिम्टम्स या जो जो डिजीज का, नेचुरल डिजीज का जो एस्पेक्ट इसके एनालोगस होगा, इसके सिमिलर होगा, जो जितना हिस्सा, जितना पार्ट, जो जो सिम्टम्स, ये उन्हीं पे काम करेगी जो इसके सिमिलर होंगे। जस्ट एज इन द केस मेंशन्ड अबव, ब्रैकेट में कह रहे हैं 162 एफोरिज्म में एट सिक्वेली करके कुछ है, जैसा कि ऊपर केस मेंशन किया है। Just as in the case mentioned above, where the limited number of homeopathic remedies renders the selection imperfect. 10 लगा करें, produce accessory symptoms and several phenomena from its own array of symptoms are mixed up with the patient's state of health। देखो पीछे जो हम पढ़ के आए हैं वो फिर से यहाँ एक बार रिवाइज होगी नॉलेज। अब कह रहे हैं कि जैसे ऊपर हम बताए हैं, ऊपर के केस में जहां पर मेडिसिन लिमिटेड नंबर ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज में जो हम पढ़ के आए हैं, जहां पे सिलेक्शन इम्परफेक्ट होता था 162 से लेकर के 171 का जो खंड था, उसी की तरह फिर यहाँ क्या होने वाला है, जो वहां हो जा रहा था मेडिसिन पार्शियली सिलेक्शन के बाद जो वहां दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत यहाँ भी आएगी कि ये प्रोड्यूस कर देगी एसेसरी सिम्टम्स को, सेवरल फिनोमिना को अपने सिम्टम्स के संग्रह के रूप में, और ये इसके एसेसरी सिम्टम मिक्स हो जाएंगे पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ, यहाँ ये होने के चांस हैं। विच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ, ऑल्दो they may have been hitherto never or very rarely perceived। ये लाइनें तो बहुत ही गजब की हैं और बहुत अच्छे से समझनी है दीपशिखा। जो एसेसरी सिम्टम्स थे उनको हम बोल देते थे कई बार कि भाई ये तो मेडिसिन के अपने ही है। यहाँ हल्का सा मार्जिन देते हुए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो एसेसरी सिम्टम्स आ जाते हैं पार्शियली सिलेक्शन की वजह से, पार्शियली इंडिकेटेड होने की वजह से, पहली बात तो ये मिक्सअप हो जाते हैं पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ। लेकिन यहाँ इटैलिक्स में बड़ी गजब की बात कही है, विच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ, ऑल्दो दे मे हैव बीन ईदर टू नेवर और वेरी रेयरली परसीव्ड। तो यहाँ पर हालांकि ये जो है एट द सेम टाइम, यहाँ पर ठीक उसी समय सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ भी होंगे, यद्यपि वो पहले रेयरली परसीव हो रहे थे। तो अब देखो भाव यहाँ ये आ रहा है, ये जो एसेसरी सिम्टम्स हैं अब ये दो तरह से महसूस होंगे। यहाँ इनमें ये जो पिक्चर बनेगी अब नवी पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्थ की, इसमें जो रेयरली परसीव्ड सिम्टम्स थे पहले, ये जो पहले कभी दिखते ही नहीं थे, उन मेन सिम्टम्स की वजह से एक तो वो क्लियर होके आ जाएंगे अब पिक्चर में, है जी। और एक अगर प्रूविंग की तरह से इसके सिम्टम होंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन हैनीमैन साहब ने प्रूविंग की तरह से एसेसरी सिम्टम को कम माना है, ये माना है कि जो पहले दबे हुए थे
जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे डिजीज के सिम्टम, जो रेयरली परसीव्ड थे, ये सिम्टम वही होते हैं ज्यादातर। और वो क्यों क्यों होंगे ऐसा, फिर हमारी वही नॉलेज काम करेगी यहाँ। वो मेडिसिन की अपनी प्रूविंग के इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि हमने डोज क्या दी थी, मिनिमम। हमने डोज दी थी मिनिमम, तो मिनिमम डोज होने के नाते दीपशिखा यहाँ पर मेडिसिन की अपनी प्रूविंग के सिम्टम्स उतने नहीं है दिखाई देंगे या नहीं के बराबर होंगे। ये सिम्टम्स जो हैं वो होंगे जो उन फ्यू वायलेंट सिम्टम की वजह से ना तो पहले दिख रहे थे डिजीज के ही, और जो या फिर वेरी रेयरली परसीव्ड थे, ये सिम्टम्स वो क्लियर होकर आएंगे अब नई टोटलिटी में। बस अक्सर इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि फिर पहली मेडिसिन के बाद फिर केस और खुलता है। हाँ, अक्सर हम लोग, हाँ बिल्कुल, ये डिस्कशन होता है कि भाई पहले वाली मेडिसिन केस को खोल देती है। पहले वाली मेडिसिन अगर सही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा की दी हुई पार्शियल मेडिसिन भी भले के लिए ही है, हमारे भी और मरीज के भी। बिल्कुल बिल्कुल। हैनीमैन साहब कह रहे हैं आगे, सम सिम्टम्स विच द पेशेंट हैड नेवर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अपीयर और अदर्स he had only felt indistinctly become more pronounced। अब देखो, एक तरह से ये पिक्चर बता दी। कुछ सिम्टम्स तो ये वो होंगे इनमें जो पेशेंट ने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं करे लाइफ में, कभी उसको पहले थे ही नहीं। कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई ये पहले तो नहीं हुआ था, ये जर्नी ऑफ डिजीज के दौरान पहले कोई दबा हुआ तो नहीं था, उसने कभी मरीज को हुए ही नहीं थे। अब ये जो नहीं हुए थे ये किसके हैं, ये है मेडिसिन के अपने। और कुछ इनमें वो होंगे जो इंडिस्टिंक्टली फेल्ट हो रहे थे, पहले अस्पष्ट थे, धुंधले धुंधले थे, जो बिल्कुल महसूस से ना हो रहे थे, अब वो और ज्यादा प्रोनाउंस होकर के सामने आ जाएंगे। इस तरह से दो तरह के सिम्टम्स का संग्रह यहाँ मिलेगा। ये जो नई टोटलिटी बनाओगे आप इसके अंतर्गत, तो ये था 180 एफोरिज्म। एक और कर लेते हैं। 181 में कह रहे हैं, लेट इट नॉट बी ऑब्जेक्टेड that the accessory phenomena and new symptoms of this disease that now appear should be laid to the account of the medicament just employed. Let it not be objected that the accessory phenomena and new symptoms of the disease that now appear should be laid to the account of the medicament just employed। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, या ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये जो एसेसरी फिनोमिना हुए और साथ में नए सिम्टम्स डिजीज के जो आए, इन दोनों को मिला करके जो नया मेडिकल जस्ट अब जो एम्प्लॉय करेंगे मेडिकामेंट, जो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, जो एम्प्लॉय करेंगे, इन्हीं के अनुसार करेंगे। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं। अब जो जस्ट एम्प्लॉयड मेडिकामेंट होगा जो हम अब करेंगे, ये किस अकाउंट पर करेंगे, हम इस अकाउंट पर करेंगे जिसके अंतर्गत एसेसरी फिनोमिना और न्यू सिम्टम ऑफ डिजीज दोनों को मिलाकर जो पिक्चर बनेगी। इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। दे owe their origin to it certainly, but they are always only symptoms of such a nature as this disease was itself capable of producing in this organism, and which were summoned forth and induced to make their appearance by the medicine given, owing to its power to cause similar symptoms। बड़ी अच्छी सी बात यहाँ एक साथ साथ चल रही है, धूमिल धूमिल सी। बेसिकली ये जो सिम्टम किसी इंसान में आए एसेसरी घटनाक्रम के रूप में, तो ये वो उसी डिजीज के इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि मेडिसिन तो बहुत ज्यादा मात्रा में दी नहीं है जो प्रूविंग करेगी, और उस मिनिमम डोज की वजह से जो एसेसरी फिनोमिना निकल के आ गए। तो पहली बात जो 180 में कहा कि ये डिजीज के अपने सिम्टम लगते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि दे ओ देयर ओरिजिन टू इट, ये इनका ओरिजिन अपने आप से ही हुआ है, ये अपने ओरिजिन के जिम्मेदार खुद ही हैं सर डिजीज के रूप में।
एफोरिज्म नंबर फुटनोट नंबर 111 पढ़ लेते हैं, जब और पता चल जाएगा कैसे ये दे ओ बॉस देयर हमें लगता और है ये जो इट है ना, ये इट वो मेडिसिन के लिए जो इनको दी गई है। उस दे ओ देयर मतलब ये दे जो है ये है जो नए एसेसरी सिम्टम्स आए हैं, और दे ओ देयर ओरिजिन टू इट सर्टेनली, मतलब ये जो मेडिसिन दी गई थी उसको हाँ उसके वो हैं, करते हैं। उसके हैं। नहीं, उसके है नहीं, हाँ उसके है उसके कारण आए हैं। हाँ उसके कारण आए हैं। हाँ हाँ और कारण कारण आए बिल्कुल, और वो उसने इंड्यूस करे इनको बाहर निकलने हाँ के लिए, बाध्य बाध्य जी किया उस दवाई ने। जी, हाँ बिल्कुल यही तो है। 111 फुटनोट में देखो कह रहे हैं, when they were not caused by an important error in regimen, a violent emotion or tumultuous revolution in the organism, such as the occurrence or cessation of the menses, conception, childbirth and so forth। और देखो आप वाली बात यही आ रही है कि ये उसी मेडिसिन की वजह से बाहर आए हैं, उसी ने एक्साइट किया है, बशर्ते ये वो सिम्टम्स हो जो इम्पोर्टेंट एरर इन रेजिमेंट से ना आए हो, वायलेंट इमोशन से ना आए हुए हो, ट्यूमल्टस रिवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर ना आए हो, जैसे कि रुक जाना या आ जाना मेंसेज का, उसकी वजह से ना आए हो ये सिम्टम, कंसेप्शन की वजह से ना आ रहे हो, कहीं प्रेगनेंसी रह गई, चाइल्ड बर्थ की वजह से जो सिम्टम आ रहे वो भी नहीं माने जाएंगे, एंड सो फोर्थ। और कुछ भी ऐसे ना होने चाहिए। अगर इस कैटेगरी से बाहर है, डायटर रेजिमेंट की गड़बड़ से बाहर है, वायलेंट इमोशन से बाहर है, ट्यूमल्टस रिवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म से बाहर है, मेंसेस वगैरह के, कंसेप्शन, चाइल्ड बर्थ या और घटनाओं के कारण से अगर बाहर हैं, तो ये अनिवार्य रूप से कौन से सिम्टम होंगे, ये उस डिजीज के ही होंगे जो कि पहले इम्परसेप्टेबल थे और अब उस मेडिसिन ने उनको एक्साइट करके बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। They owe their origin to it certainly, but they are always only symptom of such a nature as this disease was itself capable of producing in this organism। ये वो सिम्टम्स थे या ये वो सिम्टम होते हैं जो वो डिजीज सक्षम था उस ऑर्गेनिज्म में पैदा करने के लिए, उन सिम्टम्स को वो समय से पहले बाहर ला दिए एक तरह से, या फिर वो जब सामने से वो हटे जो मेन थे। तो कहते हैं ना, जब हम कहीं किसी खेत में से खरपतवार दूर करते हैं दीक्षिका, तो हम पहले तो मोटा मोटी घास हटाते हैं, फिर हम जो छोटी छोटी हटाते हैं वो, और फिर जो जो जमीन के अंदर बीज पड़ा है जो दोबारा उग के वही फिर से वो बनाएगा उसी खरपतवार को, तो ये वो होता है बेसिकली जो सॉइल के अंदर डोरमेंट स्टेज में जो सीड पड़ा है, ये वो होता है। लेकिन है तो उसी खरपतवार का ही, तो कुल मिला के है तो ये सिम्टम उसी डिजीज के ही जो वो डिजीज पैदा करता आगे चल के, एंड विच वर समन्ड फॉर का मतलब है कॉल टुगेदर बाय अथॉरिटी, एंड विच वर समन्ड फॉर्थ एंड इंड्यूस्ड टू मेक देयर अपीयरेंस बाय द मेडिसिन गिवन, जिनको जो दवाई दी गई है उसने आगे आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कॉल करा, एक तरह से बाहर निकालने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, जो अभी आप कह रहे हैं ना मेडिसिन देने के बाद ही तो निकल के आए वो बाहर, वो काम इसे दी हुई मेडिसिन ने करा वहां बस, ओविंग टू इट्स पावर टू कॉज सिमिलर सिम्टम्स। और किस मेडिसिन ने करा? जिसमें ऐसे ही सिमिलर सिम्टम पैदा करने की क्षमता होती थी। जी। अब आगे कह रहे हैं, इन ए वर्ड we have to regard the whole collection of symptoms now perceptible as belonging to the disease itself। अगर एक शब्द में बात कही जाए तो जितना भी कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आया है अब जो परसेप्टेबल हुआ है, ये डिजीज से ही बिलोंग करेगा, ये डिजीज का अपना ही सारा सिम्टम का संग्रह है। एज द एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड टू डायरेक्ट आवर फर्दर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। और ये एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी और ये हमें निर्देशित करेगी, डायरेक्ट करेगी अगले ट्रीटमेंट को देने के लिए अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। तो एक तरह से अगर आप पार्शियल सेलेक्टेड मेडिसिन भी दे रहे हो
बहुत सूझबूझ के साथ, तो आगे डिजीज की पिक्चर पूरी होती है। फिर ये बता दिया, क्योंकि ये डिजीज की ही पिक्चर होती है अपना आप में, या मेडिसिन का कोई अपना नुकसान नहीं होता, पार्शियल होने के बावजूद भी डॉक्टर दीपशिखा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप बहुत होम्योपैथिक प्रिंसिपल के को फॉलो कर रहे हो, तो होम्योपैथिक लॉ के अनुसार दे रहे हो, तो आप पार्शियल मेडिसिन भी आपकी भले के लिए ही आगे निकलती। बिल्कुल बहुत ही अच्छा हेडिंग वो चल रहा है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे एफोरिज्म चल रहे हैं, ये एकदम क्लियर कर रहे हैं हम लोगों को, और भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बॉस बिल्कुल। हाँ, चलो तो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद, और सबको राम राम हैप्पी संडे। राम राम भाई। राम राम सभी को। राम राम सर। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम।